गौतम अडानी का नाम मीडिया से गायब होता नहीं कि थोड़े दिनों के बाद फिर से लौट आता है। उनके नेता ने अभी बोला है कि सरकार को गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अडानी जी बैठे थे। अडानी जी क्यों बैठे थे राजनीतिक मीटिंग में? वहां पे बंबई में जमीन है, धारावी में जमीन है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। बंबई की जमीन देश की सबसे महंगी जमीन। नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार वो जमीन अडानी जी को देने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार को जमीन छीनने के लिए गिराया गया। अडानी के साथ मोदी सरकार के रिश्तों की बात होती रही है, लेकिन इस तरह का पर्दाफाश पहली बार हुआ है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गौतम अडानी का नाम मीडिया से गायब होता नहीं कि थोड़े दिनों के बाद फिर से लौट आता है। खबर कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी गंभीर हो, मगर होता भी कुछ नहीं। इस बार जिस बारे में नाम आया है उससे चुनाव की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। अभी तक यही पढ़ने को मिलता था। कांग्रेस आरोप लगाया करती थी कि मोदी की सरकार अडानी की सरकार है, मोदी अडानी के लिए काम करते हैं। अब इन आरोपों में एक और आरोप जुड़ गया है। केवल मोदी अडानी के लिए काम नहीं करते, अडानी भी मोदी के लिए काम करते हैं। आपकी सरकार छीनी गई, चोरी की गई। किसने चोरी की? आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का उसमें हाथ नहीं था क्या? उनके नेता ने अभी बोला है कि सरकार को गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अडानी जी बैठे थे। अडानी जी क्यों बैठे थे राजनीतिक मीटिंग में? क्योंकि वे धारावी चाहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस सरकार ने अडानी जी को दिलवाया है। किसकी जमीन? आपकी जमीन। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, मजदूरों की जमीन आपसे छीन कर ले जा रहे हैं। राजनीतिक मीटिंग में गौतम अडानी क्यों बैठे थे? उनके घर पर बैठक क्यों हुई? क्या यह सवाल नहीं है? न्यूज लॉन्ड्री के श्रीनिवासन जैन से जब अजीत पवार ने यह बात कही कि मीटिंग में अडानी थे, तब आपने कितने गोदी चैनलों पर बहस देखी। राहुल गांधी ने नांदेड़ की रैली में जो कहा वो नांदेड़ से बाहर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उनके इस बयान को गोदी मीडिया जनता के बीच पहुंचने ही नहीं देगा। यह भी सोच लीजिए कि जिसे आप चुनने जा रहे हैं वह कब किसके पैसे के हिसाब से पाला बदल लेगा, इस पर आपका बस नहीं है। क्या आपको लगता है कि नतीजे का कोई रोल है, या नतीजा वही होगा जो खरबपति के हिसाब से होने वाला है? अगर खिलाफ में सरकार बन भी गई तो वह सरकार कब तक चल पाएगी? 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ वोट दिया, उनकी सरकार नहीं बनी थी। लेकिन नवंबर 2019 में एक दिन अचानक सुबह सुबह राजभवन में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई जाती है। 80 घंटे के बाद सरकार गिर जाती है, क्योंकि अजीत पवार अपने पाले में लौट आते हैं। फिर कुछ समय के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार बनती है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी शामिल होती है। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनते हैं। 2 साल तक सरकार ठीक ठाक चल रही होती है। तभी अचानक से जुलाई 2022 में विधान परिषद के चुनाव के बाद शिवसेना तोड़ दी जाती है और सरकार बनती है उनकी, जिनकी पहली बार 80 घंटे भी नहीं टिक पाई। 1 साल बाद अजीत पवार एनसीपी में विद्रोह कर देते हैं और अपने विधायक दल के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। इस बार कांग्रेस नहीं टूटती है, लेकिन एनसीपी और शिवसेना का 1/2 हो जाता है। श्रीनिवासन जैन से अजीत पवार ने क्या कहा और शरद पवार ने क्या कहा, उस पर आने से पहले यह सब याद दिलाना जरूरी था। आपने देखा तो था टीवी पर रातों रात महाराष्ट्र के विधायक गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में पहुंच जाते हैं, वहां से गोवा लाए जाते हैं और मेज पर खड़े होकर डांस करते हैं। वो मेज पर डांस नहीं कर रहे थे, आपकी बुद्धि और विवेक पर चढ़कर डांस कर रहे थे। पब्लिक को लग रहा था कि धर्म की रक्षा में लगा दी गई है और उसे होश ही नहीं पूछने के लिए कि किसके पैसे पर ये विधायक नाच रहे हैं, इन्हें पार्टी तोड़कर डांस करने का कितना पैसा मिला होगा। राजनीति का यह गंध महाराष्ट्र की जनता के खाते में जमा होने वाला है, जो अपनी गरीबी के साथ साथ इस गंध को भी ढोती रहेगी। इस तरह के नेताओं को चुनकर
अपना भला करने का सपना कब तक देखती रहेगी? क्या आपको इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की बैठक अदानी के घर पर होती है और उस बैठक में वे भी मौजूद हैं जहां अमित शाह भी हैं? ये मेरे और अंबानी जी के बीच में है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? क्या आपको यह तस्वीर याद है? एक बार कॉमेडियन कुणाल कामरा अंबानी के घर के बाहर इस तस्वीर को लेकर पहुंच गए। इस तस्वीर का यही मतलब था कि जब सरकार अंबानी के लिए ही चलनी है तो क्यों ना उन्हें ही सीधे प्रधानमंत्री मान लिया जाए। कुणाल कामरा उस वक्त गलत घर के सामने खड़े हो गए। उन्हें अदानी के उस घर के बाहर खड़ा होना था जहां महाराष्ट्र सरकार बनाने की बैठक हुई। लेकिन उनकी यह ऐतिहासिक तस्वीर जनता के सामने मूल सवाल उठा रही थी जिसे जनता ने न तब समझा न अब समझ पाएगी। आप राजनीतिक दल को चुनते हैं और उनकी सरकार बनाने की मीटिंग किसी बिजनेसमैन के घर पर होने लगे, तब फिर चुनाव का क्या मतलब है? फिर तो आप सीधे उसी बिजनेसमैन को वोट दीजिए, उन्हीं को नेता मान लीजिए। यही बात तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी कह रहे हैं कि राजनीति करनी है तो नेता के लिबास में आइए, धर्म के लिबास में नहीं। धर्म की आड़ में बांटने काटने की बात मत कीजिए, नेता की तरह अपने काम गिनाइए, उपलब्धियों पर वोट मांगिए। यूपी का चीफ मिनिस्टर तो वो माहिर है ना, वो हमेशा बोलता कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, वो करेंगे ये करेंगे। मैं उसी लिए उनको कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाबा तुम ये बाबा का ड्रेस छोड़ दो, आप ये गेरुआ पहनने का छोड़ दो कलर, आप सफेद कपड़े पहनो, जनता की सेवा करने के लिए बाहर आओ। वो सब छोड़ के तेरा भी मेरा मेरा भी तेरा बोले जैसा पॉलिटिक्स में गेरू कपड़े डाल के मैं साधु हूं एक तरफ बोलते हैं, मैं संत हूं एक तरफ बोलते हूं, मैं नाथ पंथ का मुखिया हूं बोलते, ये क्यों बोलते भाई? साधु है, साधु का काम करो। वो सब छोड़ के ये गेरुआ कपड़ा डाल के सबको बेवकूफ बना रहे हैं। विपक्षी दलों के आरोपों के अलावा दर्जनों मीडिया रिपोर्ट से अदानी के साथ मोदी सरकार के रिश्तों की बात होती रही है, लेकिन इस तरह का पर्दाफाश पहली बार हुआ है। अगर यह आरोप सही है तो बेस्ट होगा कि अदानी से ही पूछ लिया जाए कि आप किस किस विधायक की जीत चाहते हैं और उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाए और उनकी सरकार बना दी जाए। चुनाव का ढोंग भी क्यों करना है? 2023 में भी अजीत पवार ने इस तरह का बयान दिया था कि 2019 में उनकी और उनके चाचा शरद पवार की भाजपा नेताओं के साथ एक उद्योगपति के घर बैठक हुई। इस बार उन्होंने उद्योगपति का नाम ले लिया है। न्यूज लॉन्ड्री के लिए श्रीनिवासन जैन के इंटरव्यू में अजीत पवार ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह मीटिंग हुई। अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार और गौतम अदानी मौजूद थे। अजीत पवार की जुबान नहीं फिसली। एक साल पहले भी उनका बयान था कि सरकार बनाने की बैठक उद्योगपति के घर हुई, उस बैठक में उद्योगपति मौजूद थे। एक साल बाद अजीत पवार ने उस उद्योगपति का नाम ले लिया, गौतम अदानी। मीडिया में खबर छपी है कि अजीत पवार ने कहा है उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर परोसा गया, लेकिन इसमें आपको कहां दिख रहा है कि बयान तोड़ा और मरोड़ा गया? जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही बयान जारी हुआ है और श्रीनिवासन जैन न्यूज लॉन्ड्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट किया है। श्रीनिवासन जैन से अजीत पवार कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है, उस बात को 5 साल हो गए, सबको मालूम है कि कहां मीटिंग हुई, दिल्ली में किस उद्योगपति के घर में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में अमित शाह थे, गौतम अदानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार थे और पवार साहब थे, सब थे। अजीत पवार ने मोदी दौर की राजनीति का सारा खेल सामने ला दिया। कल्पना कीजिए और क्या क्या होता होगा इस देश में। आपके बच्चों को कस्बों के रद्दी कॉलेज पकड़ाकर उन्हें धर्म की रक्षा में लगा दिया गया है और इधर मीटिंग में सरकार बन रही है। अजीत पवार के बाद श्रीनिवासन जैन ने शरद पवार से भी बात की। 2019 की उस बैठक के बाद अजीत पवार और शरद पवार में खींचतान शुरू हुई। अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार को समर्थन दे दिया। यह मामला लंबा नहीं चला और सरकार गिर गई। शरद पवार ने भी मीटिंग की बात मानी है। श्रीनिवासन जैन से कहा है
कि जिस उद्योगपति के घर वो हाई प्रोफाइल बैठक हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि गौतम अदानी थे। उन्होंने अजीत पवार की बात का खंडन नहीं किया बल्कि यह भी कह दिया कि अदानी केवल बैठक में शामिल नहीं थे बल्कि बैठक अदानी के ही घर पर हुई। उन्हें डिनर के लिए बुलाया गया जिसमें वो अजीत पवार को साथ ले गए थे। शरद पवार कहते हैं गौतम अदानी मेरे मित्र हैं इसलिए उनके घर पर मीटिंग हुई। मैं उन्हें तब से जानता हूं जब गौतम अदानी को कोई नहीं जानता था। अजीत पवार के बयान को लेकर कांग्रेस बोल रही है लेकिन शरद पवार खुलकर अदानी से अपनी मित्रता की बात करते हैं, कांग्रेस नहीं बोलती है। जैसे बीजेपी अजीत पवार का कुछ नहीं कर पा रही है। दाऊद के सहयोगी से जमीन खरीदने, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल जाने और जमानत पर बाहर आने के बाद भी नवाब मलिक अजीत पवार की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारे आरोप बीजेपी के लगाए हुए हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया है। उसी तरह इंडिया गठबंधन में शरद पवार और अदानी के रिश्ते को लेकर चुप्पी रहती है। ठीक है, शरद पवार बीजेपी में नहीं गए, उनकी पार्टी टूटी तो कोर्ट गए, चुनाव आयोग गए। लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी और अजीत पवार के गठबंधन को हराने में भूमिका भी अदा की। सितंबर 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला था। ईडी ने महाराष्ट्र बैंक कोऑपरेटिव स्कैम मामले में शरद पवार का नाम ले लिया। समन आए उससे पहले ही शरद पवार ने कहा मैं खुद को ईडी के हवाले करने जाऊंगा। सबके हाथ पांव फूल गए। मुंबई के कमिश्नर को उन्हें मनाना पड़ा कि ऐसा मत कीजिए। फिर दोबारा कभी यह मामला सुनाई नहीं दिया कि ईडी ने बुलाया है या नहीं। उस मामले में अजीत पवार और उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिल गई है। शरद पवार का मामला कहां गया, उस पूछताछ का क्या हुआ? जाहिर है जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है पार्टी तोड़ने में, सरकार गिराने में। शरद पवार के संबंध बिजनेसमैन से रहे हैं लेकिन उन्हीं के नहीं, तमाम नेताओं के रहे हैं। सिर्फ इतना कह देना कि अदानी के साथ उनकी मित्रता है क्या काफी है? क्या जनता को अजीब नहीं लगता कि देश की यह हालत हो गई कि अदानी के घर बैठक रखनी पड़ती है जिसमें शरद पवार जाते हैं, गृहमंत्री अमित शाह जाते हैं। जिस शरद पवार पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या आरोप नहीं लगाए भ्रष्टाचार के, उनके साथ गृहमंत्री अमित शाह अदानी के घर मिल रहे हैं। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अदानी के घर सरकार बनाने की अगली बैठक में शरद पवार नहीं जाएंगे? कांग्रेस के राहुल गांधी ने अदानी के घर बैठक वाली बात को उठाना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने इस तरह से इस मामले को लेकर हमला नहीं बोला है। यह चुप्पी क्यों है? क्या इस लड़ाई में राहुल गांधी अकेले पड़ते जा रहे हैं? राहुल हर सभा में अदानी के खिलाफ बोलते हैं और शरद पवार निजी मित्रता निभा रहे हैं। जिस समय महाराष्ट्र की सरकार गिर रही थी तब भी शरद पवार और अदानी की साथ में एक तस्वीरें आई थी और हंगामा मच गया। अब 5 साल बाद यह जानकारी बाहर आई है कि बंद कमरों में कुछ लोग एक राज्य के लोगों के जनादेश को रौंद रहे थे। शरद पवार की मित्रता होगी अदानी से लेकिन उनके घर पर दोस्तों की बैठक तो नहीं हुई थी। अजीत पवार ने तो शरद पवार पर भी आरोप लगाए हैं कि पार्टी टूटी तो सारी बातें शरद पवार को मालूम थी। इन सब के बाद भी कांग्रेस पवार उद्धव के गठबंधन में क्या किसी प्रकार की आंतरिक एकता और विश्वास का दावा किया जा सकता है? एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने न्यूज लॉन्ड्री से कहा है कि उन्हें इस तरह की मीटिंग की जानकारी नहीं है। शरद पवार और अजीत पवार से पूछना पड़ेगा। क्या वाकई यकीन कर लेने वाली यह बात है कि सुप्रिया सुले को इस बारे में कुछ भी पता नहीं? सुप्रिया सुले कहती हैं कि पार्टी छोड़कर गया कौन? गए तो अजीत पवार, हम तो वहीं खड़े हैं। उसके बाद वो चुनाव लड़े, उनकी पत्नी मेरे खिलाफ लड़ी। अजीत पवार ने तो बीजेपी की हमसे ज्यादा बदनामी कर दी है। कमाल की ही दोस्ती है। इनकी पार्टी टूट गई, आधा हिस्सा जाकर बीजेपी की सरकार चलवा रहा है, आधा हिस्सा बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। मित्रता वाकई सर्वोपरि हो गई है। शरद पवार ने श्रीनिवासन जैन से कहा कि उस समय मैं पार्टी का अध्यक्ष था, विधायक कह रहे थे कि उन पर केस हो रहे हैं, अगर हमने बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया तो यह सिलसिला रुकेगा नहीं। मैंने कहा मैं ये नहीं मानता, तो उन्होंने कहा आप मीटिंग कीजिए। आगे शरद पवार कहते हैं कि अदानी के दिल्ली निवास पर मीटिंग हुई लेकिन इसलिए नहीं, एक डिनर पार्टी थी जिसमें वे अजीत पवार को अपने साथ ले गए। जब श्रीनिवासन जैन पूछते हैं कि वहीं पर मीटिंग क्यों हुई, तब शरद पवार कहते हैं मैं सालों से उन्हें जानता हूं, मैंने सुझाव दिया कि वहीं पर मीटिंग क्यों ना कर ली जाए। तब फिर अमित शाह उस मीटिंग में क्यों गए? महाराष्ट्र की राजनीति में इधर और उधर के बीच का फर्क धुंधला हो चुका है। यह जनता के लिए अच्छी बात नहीं है लेकिन नेताओं के लिए बहुत अच्छा है। वे किसी के पाले में दोस्ती और पैसे के नाम पर चले जा सकते हैं और जनता को कभी पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ।
केस के नाम पर यह सब खेल हो रहा है। क्या पता उधर से इधर लाने के लिए विधायकों पर दिखावे के केस किए जाते हैं और फिर वे पाला बदल कर आ जाते हैं ताकि पब्लिक की नाराजगी का सामना न करना पड़े। महाराष्ट्र की जनता फंस गई है, उसके पास रास्ता नहीं बचा है। जाने कैसे वह तय करेगी कि इनमें से कौन एक दूसरे के खिलाफ हमेशा हमेशा के लिए है और कौन चुनाव तक के लिए ही अलग है। क्या उसे पता है कि जिस उम्मीदवार को वोट करने जा रही है वो उम्मीदवार जीतने के बाद किस गठबंधन में चला जाएगा, अदानी के घर जाकर फैसला करेगा या जनता से पूछेगा? क्या उसे पता है कि फला पार्टी से टिकट लेकर कोई हारने के लिए चुनाव लड़ रहा हो ताकि गठबंधन की सरकार ना बन पाए और वापस बीजेपी की सरकार बन जाए? इस तरह की राजनीति में यह भी मुमकिन हो सकता है कि विपक्ष के गठबंधन से बहुत से उम्मीदवार टिकट लेकर हारने के लिए लड़ रहे हों, उनका किसी और से डील हो ताकि हारने के बाद सरकार बीजेपी की बन जाए। ऐसे कई उम्मीदवार अतीत में टिकट मिलने के बाद भी बैठ गए। इस तरह की राजनीति में ऐसे सवाल हवा हवाई नहीं लगते। कौन उम्मीदवार किसके लिए बैठ जाए कोई नहीं जानता। हेमंत सोरेन के नामांकन भरने के बाद ठीक चुनाव से पहले उनके प्रस्तावक मंडल मुर्मू बीजेपी में चले गए। संथाल परगना में अब वे बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। इस लड़ाई में अब प्रस्तावक भी इतना महत्वपूर्ण हो गया है, इस लेवल की राजनीति हो रही है। हेमंत सोरेन ने आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने मुर्मू को धमकाकर अगवा करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। टीवी स्टूडियो में क्या होता है, आपको आंकड़ों का ग्राफ बनाकर समझाया जाता है कि उधर से उतना वोट आ गया और ये हार गए और उधर में उतना वोट जुड़ गया तो ये जीत गए। पैसे और एजेंसी के खेल को चर्चाओं से गायब कर दिया जाता है। आप जनता को किस लेवल का बेवकूफ बनाया जा रहा है? तभी यह सवाल है कि यह चुनाव किसके लिए हो रहा है, जनता का घर बनाने के लिए या उद्योगपति का घर बचाने के लिए? अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ रहे हैं, 1 लाख से अधिक वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा जिन सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी लड़ रही है उन सीटों पर मतदाता उनके उम्मीदवार को अपने लिए वोट कर रहा है या अजीत पवार को केस मुकदमों से बचाने के लिए वोट कर रहा है। इस चुनाव में उस मतदाता की क्या भूमिका बची है उसे सोचना चाहिए। अब तो सब कुछ मैदान में आ चुका है कि जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से इस देश में राजनीति हो रही है। क्या पता इन एजेंसियों का इस्तेमाल दूसरे और तरीकों से चुनाव जीतने में भी किया जाता हो। आपने हमारे पहले के कई वीडियो देखे होंगे या उन खबरों को याद कर लीजिए जब बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद अजीत पवार और उनकी पत्नी के खिलाफ चल रहे मुकदमों में राहत मिलने लग जाती है, केस बंद होने लग जाते हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया है कि उनकी सरकार गिराने के लिए उनके 50 विधायकों को 50-50 करोड़ का ऑफर दिया गया। उनका कहना है कि उनके विधायकों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया तो अब सबके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर हो रहे हैं। इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लगे। मनीष सिसोदिया और आतिशी सिंह से लेकर उद्धव ठाकरे भी इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। सबको पता है कि भारत जैसे देश में किसी को भी फर्जी मामले में फंसाकर जेल में ठूंस देना रोज रोज का खेल हो चुका है और महीनों बाद जमानत मिलती है तो इंसाफ मिलने की नौटंकी होती है, ना मिल पाई जमानत तो जेल में सड़ते रहिए। अभी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को बेल मिली। दिल्ली वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में डाल दिए गए थे। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है मगर मुकदमा करने का कोई सैंक्शन नहीं, मंजूरी नहीं। कौन जानता है हेमंत सोरेन को किस लिए जेल में ठूंसा गया? उन्हें भी तो 5 महीने के बाद कमजोर सबूतों के कारण जमानत मिली थी। इस खेल को समझिए। जनता कसम खा रही, हमें न्याय पर भरोसा है। इधर नेताजी अपना केस खत्म करवाने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं। क्या बीजेपी का मुख्यालय अब अदालत का भी काम कर रहा है या तो अजीब सा तर्क चला आ रहा है और स्वीकृत होता जा रहा है कि हमने पार्टी तोड़ दी, सरकार गिरा दी, दल बदल लिया क्योंकि खुद को केस मुकदमे से बचाना था। केस से बचने के लिए लोग बीजेपी में जा रहे हैं। ये बीजेपी केस से कैसे बचा रही है, कैसे फंसाती है, यह भी तो पूछ लीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति में अदानी को लेकर जो आरोप लगे हैं, भले ही उसका वोट पर फर्क ना पड़े लेकिन उसकी सच्चाई कभी सामने भी नहीं आएगी। धारावी को लेकर कितने ही आरोप लगे, उद्धव ठाकरे से लेकर राहुल गांधी तक धारावी का मामला उठा चुके हैं। जून 2022 में उद्धव सरकार के गिर जाने के 4 महीने बाद नवंबर 2022 में अदानी समूह को धारावी के
पुनर्निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। विपक्ष आरोप लगाता है कि अदानी को यह कॉन्ट्रैक्ट सौंपने के लिए नियमों में बदलाव किया गया। अगले साल सितंबर 2023 में अदानी समूह को महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर लगाने का 13,888 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। महाराष्ट्र विद्युत निगम के 6 में से 2 कॉन्ट्रैक्ट अदानी समूह को मिलते हैं। इसी साल सितंबर में अदानी पावर को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इसके अनुसार अगले 25 साल तक अदानी पावर महाराष्ट्र को थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करने का ठेका मिलता है। इस डील पर रिपोर्टर्स कलेक्टिव के श्री गिरीश जलियल ने रिपोर्ट किया है कि महाराष्ट्र और राजस्थान में समान रूप से टेंडर तैयार किए गए ताकि कॉन्ट्रैक्ट अदानी समूह को ही मिल जाए। हमने आपको सिर्फ कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जिनकी चर्चा मीडिया में हो चुकी है। अब आप इन आरोपों को राहुल गांधी के उस लेख के साथ मिलाकर देखिए जिसमें वे अंबानी और अदानी का नाम नहीं लेते, लेकिन सरकार को प्रभावित कर हर सेक्टर पर कब्जा करने को ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास से जोड़ देते हैं। राहुल गांधी ने इस लेख में भारत के उद्योगपतियों से कहा है उनके पास एक ही रास्ता है कि वे एकाधिकार की राजनीति के जवाब में एक नई डील करें जिसमें सभी बिजनेस के पास समान अवसर हो, हर बड़े सेक्टर पर किसी एक या 2 घराने का कब्जा ना हो। हमने इस पर एक वीडियो विस्तार से बनाया है, आप उसे जरूर देखिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की कठपुतली है। जो अरबपति कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अरबपति आपकी जमीन चाहते हैं, अरबपति आपका जल चाहते हैं, आपका जंगल चाहते हैं। नरेंद्र मोदी आपको मन की बात सुनाएंगे, फिर अंबानी जी की शादी में चले जाएंगे। आपको पाठ सिखाएंगे, लंबे लंबे भाषण करेंगे और फिर शाम को अंबानी जी की शादी में जाएंगे, खाना खाएंगे, नाच गाना देखेंगे। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया गरीबों का पैसा छीनकर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का माफ किया है। राहुल गांधी और पवन खेड़ा एक प्रयोग कर रहे हैं। इन्होंने सेबी की चीफ माधवी बुच को लेकर 4 वीडियो बनाए हैं। इनमें इनका कहना है कि सेबी की चीफ माधवी बुच को इसलिए बचाया जा रहा है ताकि अदानी के खिलाफ सेबी जांच ना करे। इस वीडियो का कुछ हिस्सा हम काट कर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक सवाल भी है। गोदी मीडिया ने इस तरह के सवालों को, विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह दिखाना बंद कर दिया है। करोड़ों की संख्या में जो लोग 3rd क्लास गोदी चैनलों और रद्दी अखबारों को रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि विपक्ष के क्या आरोप हैं। ठीक है कि YouTube पर राहुल गांधी का अपना चैनल है और वो अपनी बात उसके जरिए पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज भी करोड़ों की संख्या में दर्शक इन्हीं गोदी चैनलों और रद्दी अखबारों के पास हैं और इनमें ऐसी खबरें विस्तार से नहीं छपती। मेरा यह कहना है कि YouTube के भरोसे आप आज के भारत की सच्चाई को जनता तक नहीं ले जा सकते। ऐसा लग रहा है कि 2-3 जो बंदे लोग हैं वही अमीर हो रहे हैं, बाकी सब गरीब ही हो रहे हैं। वो उसके खिलाफ पूछने वाला कोई नहीं है कि क्या है क्या नहीं। सब बड़े बड़े लोग सब अपने अपने ग्रुप में हैं। वो पैसा यहाँ तो उन लोग को बाहर रहता है तो कभी कभी वो लोग होल्ड डाउन कर देते प्राइस, मतलब या तो फिर ज़्यादा बढ़ा कि उन लोग को बाहर से पैसा लेने का रहता है तो वो लोग वैसा खेलते हैं। मतलब उन लोग का अंदर का इंटरेस्ट रहता है, उतना बाहर नहीं आता है वो सब। देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अदानी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनका धन बढ़ता जा रहा है। एयरपोर्ट मिल गए, पोर्ट्स मिल गए, सड़कें मिल गई, अब धारा भी दिया जा रहा है। नुकसान आपका है, नुकसान सोयाबीन के किसान का है, नुकसान मजदूर का है, नुकसान बेरोजगार युवा का है, आपके आंखों के सामने हो रहा है। इसलिए इन आरोपों की कोई परवाह नहीं करता, ना सरकार नोटिस में लेती है, ना अदानी खंडन करने की जरूरत समझते हैं। कभी कभी ऐसी रिपोर्ट का अदानी समूह खंडन कर देता है, लेकिन उनके घर हुई बैठक पर क्या उनका कोई बयान आया है? जैसे शरद पवार कहते हैं अदानी उनके मित्र हैं, वैसे अदानी को कहने में क्या दिक्कत है? अमित शाह भी मेरे मित्र हैं, शरद पवार भी मेरे मित्र हैं, पब्लिक में कहने से अच्छा रहता है। अमित शाह का बयान आपने इस मसले पर सुना क्या? गृहमंत्री अदानी के घर गए थे, वहां सरकार बनाने को लेकर बैठक हो रही थी। अगर ऐसा है तो अदानी के घर को ही नया राजभवन घोषित कर दिया जाए।
मेरा बस ये कहना है कि जब सब खत्म ही हो रहा है तो जल्दी जल्दी कर दिया जाए और ऐसे खत्म किया जाए कि कुछ भी ना बचे ना नजर आए। 24 सितंबर का हमारा वीडियो आप देखिए जो हमने स्क्रोल की रिपोर्ट के बाद बनाया। स्क्रोल की सुप्रिया शर्मा और आयुष तिवारी ने एक विस्तृत रिपोर्ट की जिसमें बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश के दौरे पर जाते हैं उसके कुछ दिनों के बाद वहां अदानी समूह करार करने पहुंच जाता है। अपनी रिपोर्ट में स्क्रोल ने तंजानिया से लेकर वियतनाम तक ऐसे सौदों की पड़ताल की है और लंबी सूची दी है। तथ्यों के साथ दिखाया है कि प्रधानमंत्री मोदी के किसी दौरे के कितने महीने के भीतर वहां अदानी समूह का समझौता होता है, प्रोजेक्ट या प्रस्तावित विस्तार घोषित होता है। ये मीडिया वाले जो बैठे हैं, ये जो बैठे हैं कैमरा लिए, इन्होंने कभी किसानों की बात की है, मजदूरों की बात की है, स्टील प्लांट की बात की है? कभी नहीं करेंगे। ये उनके हैं, अदानी के, इसलिए ये 24 घंटा मोदी का चेहरा दिखाते हैं। जो गरीबों की बात करेगा, जो धारावी की बात करेगा, जो बोकारो स्टील प्लांट की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, उसको ये गाली देंगे और उसका चेहरा ये कभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये अदानी के हैं, अंबानी के हैं, बड़े बड़े अरबपतियों के हैं, आपके नहीं है। 2 साल में आप अभी इतना ही जान पाए हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर किसके घर पर बैठक हुई। यह हाल है इस देश की मीडिया का। अभी आपको यही पता है कि बैठक गौतम अदानी के घर पर हुई, क्या डील हुई थी, कौन सा प्रोजेक्ट देने की बात हुई थी, यह आप कभी नहीं जान पाएंगे। तब तक कोई त्योहार आ जाएगा और आपके लड़के डीजे बजाते हुए डांस करने चले जाएंगे। उद्योगपति के घर पर सरकार बनाने की बात होती है और जनता में भाषण दिया जाता है लैंड जिहाद का, लव जिहाद का, वोट जिहाद का। आप कहां फंसे हैं और वो देखिए कितने मजे में हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।